एक बार सोचिए, अगर आपसे आपका परिवार छीन लिया जाए, आपका घर, आपकी नौकरी, आपके कपड़े, यहाँ तक कि आपका नाम भी, आपको एक नंबर दे दिया जाए, आपको एक ऐसी जगह रखा जाए जहाँ हर दिन चारों तरफ मौत दिखती है, जहाँ भूख आपकी हड्डियों से चिपक जाती है, जहाँ ठंड आपकी रूह को कपा देती है और जहाँ इंसानियत का कोई निशान नहीं बचता। इस नर्क में आपके पास क्या बचेगा? और क्या आप जिंदा रह पाएंगे? सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी। ये काल्पनिक सवाल नहीं है, ये विक्टर फ्रैंकल की असली जिंदगी थी और इसी नर्क में उन्होंने वो खोज की जो आज आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैं हूं आपका अपना जिंगी और आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ जिंदगी। ये वो जगह है जहां हम दुनिया की सबसे प्रोफाउंड और लाइफ चेंजिंग किताबों को आपकी अपनी जुबान में, आपकी अपनी कहानियों की तरह पेश करते हैं। और दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो शायद सबसे इंपॉर्टेंट किताबों में से एक है जो कभी लिखी गई, क्योंकि ये जिंदगी के सबसे बड़े सवाल का जवाब देती है। इस किताब का नाम है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग और इसे लिखा है विक्टर ई फ्रैंकल ने। फ्रैंकल एक ऑस्ट्रियन साइकियाट्रिस्ट थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऑश्विट्ज समेत चार कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में अकल्पनीय यातनाएं सहीं। उन्होंने अपने माता पिता, अपने भाई और अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को सबको खो दिया और इस सब के बावजूद उन्होंने न सिर्फ सरवाइव किया बल्कि अपने अनुभव से एक ऐसी थेरेपी डेवलप की जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। और हाँ, अगर ये सफर आपको पसंद आए तो नीचे जाकर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। स्टोरीज ऑफ जिंदगी पर हम ऐसी ही किताबों को गहराई से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर। चैप्टर 1, भूमिका, एक ऐसी किताब जो आपकी जिंदगी बदल देगी। दोस्तों, विक्टर फ्रैंकल की मैन सर्च फॉर मीनिंग कोई ऑर्डिनरी किताब नहीं है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इसे अमेरिकाज 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स में शामिल किया है। दुनिया भर में इसकी 12 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। इसे डजन्स ऑफ भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। लेकिन नंबर्स इसकी ग्रेटनेस नहीं बताते। इसकी ग्रेटनेस इस बात में है कि ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक टेस्टिमनी है, एक ऐसे आदमी की गवाही जिसने इंसानियत का सबसे बुरा चेहरा देखा और फिर भी इंसानियत की सबसे बड़ी पोटेंशियल को डिस्कवर किया। फ्रैंकल इस किताब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट उनका पर्सनल अकाउंट है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उनका अनुभव। 3 फेजेस में, शॉक, एपैथी और लिबरेशन, वो बताते हैं कि एक इंसान के साथ क्या होता है जब उसे सिस्टमैटिकली डीह्यूमनाइज किया जाता है। लेकिन ये पार्ट सिर्फ एक मेमोयर नहीं है, ये एक लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन है। फ्रैंकल एक साइकियाट्रिस्ट के रूप में खुद को और अपनी फेलो प्रिजनर्स को ऑब्जर्व कर रहे थे और उन्होंने जो पाया वो शॉकिंग था और साथ ही डीपली होपफुल भी। दूसरा पार्ट उनकी थेरेपी का एक्सप्लेनेशन है, लोगोथेरेपी। लोगोस एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है मीनिंग। लोगोथेरेपी मीनिंग बेस्ड थेरेपी है और इसका कोर आइडिया बहुत सिंपल है। इंसान की प्राइमरी ड्राइव प्लेजर नहीं है जैसा फ्रॉइड ने कहा, पावर नहीं है जैसा एडलर ने कहा, बल्कि मीनिंग है। हम सब सबसे गहराई से अपनी जिंदगी का एक अर्थ, एक पर्पस, एक क्यों खोजना चाहते हैं। फ्रैंकल अपनी किताब की शुरुआत में ही अपना मोस्ट फेमस कोट देते हैं जो नीचे से लिया गया है, लेकिन जिसे फ्रैंकल ने कैंप में अपनी आंखों के सामने लिटरली सच होते देखा। He who has a why to live for can bear almost any how। जिसके पास जीने का एक क्यों है वो लगभग किसी भी कैसे को सह सकता है। फ्रैंकल कहते हैं कैंप में उन्होंने ये बार बार देखा, जिन प्रिजनर्स के पास जीने का कोई कारण था, कोई काम जो उन्हें पूरा करना था, कोई प्रियजन जिससे वो दोबारा मिलना चाहते थे, कोई बुक जो वो लिखना चाहते थे, वो फिजिकली कमजोर होने के बावजूद जिंदा बच गए। और जो लोग फिजिकली स्ट्रॉन्गर थे लेकिन जिनके पास कोई मीनिंग नहीं था, कोई पर्पस नहीं था, वो एक के बाद एक मरते चले गए। फ्रैंकल कहते हैं दोज हु हैव अ वाई टू लिव कैन बेयर विद ऑलमोस्ट एनी हाउ। और यही इस पूरी किताब का और उनकी पूरी थेरेपी का सेंट्रल मैसेज है। फ्रैंकल इस किताब को लिखने के पीछे अपनी मोटिवेशन भी शेयर करते हैं। वो कहते हैं, मैं ये किताब इसलिए नहीं लिख रहा कि मैं आपको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के हॉरर्स के बारे में बताऊं। इसके लिए पहले से बहुत सारी किताबें हैं। मैं ये किताब इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि कैंप में एक ऑर्डिनरी प्रिजनर डे टू डे क्या सोचता था, क्या फील करता था और कैसे उसने या नहीं अपनी जिंदगी का मीनिंग खोजा। फ्रैंकल इस चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज करते हैं।
वो कहते हैं, मैं अक्सर सोचता हूँ कि क्या आज की दुनिया में जो लोग कभी कंसंट्रेशन कैंप में नहीं रहे वो इस किताब को समझ पाएंगे। लेकिन फिर मुझे एहसास होता है, हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई कंसंट्रेशन कैंप होता है। शायद वो फिजिकल कैंप ना हो, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन जहां इंसान फील करता है कि उसके पास कोई कंट्रोल नहीं है, कोई होप नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। और मेरी ये किताब उस सिचुएशन के लिए है। दोस्तों, ये पहला चैप्टर एक नींव की तरह है। हमने समझा कि ये किताब क्यों लिखी गई, इसका सेंट्रल मैसेज क्या है और फ्रैंकल कौन थे। आगे के चैप्टर्स में हम फ्रैंकल के साथ कंसंट्रेशन कैंप के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि एक आदमी जब सब कुछ खो चुका होता है तब भी वो अपना मीनिंग कैसे खोज सकता है। अभी के लिए बस एक सवाल खुद से पूछिए, अगर मुझसे सब कुछ छिन जाए तो मेरे पास जीने का क्या कारण बचेगा? ये सवाल आपको आपकी असली प्रायोरिटीज, आपके असली मीनिंग के करीब ले जा सकता है। चैप्टर 2, विक्टर फ्रैंकल, वो आदमी जिसने नर्क देखा और मीनिंग खोजा। दोस्तों, इससे पहले कि हम कंसंट्रेशन कैंप के अंदर जाएं, हमें उस आदमी को समझना होगा जिसने ये सब लिखा। विक्टर एमिल फ्रैंकल का जन्म 26 मार्च 1905 को वियना, ऑस्ट्रिया में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास जूइश परिवार में पैदा हुए थे। छोटी उम्र से ही उन्हें फिलॉसफी और साइकोलॉजी में गहरी रुचि थी। और एक बहुत ही अनयूजुअल बात, फ्रैंकल ने अपनी टीनेज में ही सिगमंड फ्रॉइड को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने साइकोलॉजी के बारे में अपने विचार शेयर किए। फ्रॉइड उस लेटर से इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने उसे एक जर्नल में पब्लिश करवा दिया। सोचिए, एक टीनेजर और खुद फ्रॉइड उसकी बात को सीरियसली ले रहे हैं। फ्रैंकल ने यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से मेडिसिन की पढ़ाई की और साइकाइट्री में स्पेशलाइजेशन किया। 1930s तक वो वियना के एक सक्सेसफुल और रिस्पेक्टेड साइकाइट्रिस्ट बन चुके थे। उन्होंने सुइसाइड प्रिवेंशन सेंटर्स खोले, हजारों पेशेंट्स की काउंसलिंग की और अपनी थेराप्यूटिक अप्रोच, जिसे बाद में लोगोथेरेपी कहा गया, को डेवलप करना शुरू किया। लेकिन फिर दुनिया बदल गई। नाजीज ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया और जूस के लिए जिंदगी एक नाइटमेयर बनने लगी। फ्रैंकल के पास एक मौका था, उन्हें अमेरिका का वीजा मिल गया था। वो अपनी जान बचाकर भाग सकते थे, लेकिन इसका मतलब होता अपने बूढ़े माता पिता को अकेला छोड़ देना। फ्रैंकल ने एक दिन अपने पिता को सिनेगॉग के खंडरों में एक संगे मरमर का टुकड़ा उठाते देखा। उन्होंने पूछा, पिताजी ये क्या है? उनके पिता ने कहा, ये 10 कमांडमेंट्स की टैबलेट का एक टुकड़ा है। देखो, यहाँ हिब्रू में लिखा है, अपने माता पिता का सम्मान करो। फ्रैंकल ने उसी पल फैसला कर लिया कि वो नहीं जाएंगे, वो अपने माता पिता के साथ रहेंगे। और ये फैसला उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप की तरफ ले गया। 1942 में फ्रैंकल, उनकी पत्नी टिली और उनके माता पिता सबको अरेस्ट कर लिया गया। उन्हें पहले तेरेस्डेनस्टैट कैंप भेजा गया और फिर आउशविट्स, नाम जिसे सुनते ही आज भी रूह कांप जाती है। आउशविट्स पहुंचने पर एक एसएस ऑफिसर ने बस एक ग्लांस में डिसाइड किया कि कौन गैस चेंबर जाएगा, तुरंत मौत, और कौन थोड़ी देर और जिंदा रहेगा, स्लेव लेबर के लिए। फ्रैंकल उस सिलेक्शन में किसी तरह बच गए, लेकिन उनके माता पिता, उनके भाई और उनकी प्यारी पत्नी टिली सब मारे गए। फ्रैंकल ने युद्ध के बाद ये सब जाना। अब सोचिए, एक आदमी जिसने अपना पूरा परिवार खो दिया, जिसने अकल्पनीय यातनाएं सही, जिसने इंसानियत का सबसे बुरा चेहरा देखा, वो कैंप से बाहर आने के बाद क्या करेगा? क्या वो बिटर हो जाएगा? क्या वो दुनिया से नफरत करने लगेगा? क्या वो टूट जाएगा? फ्रैंकल ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ 9 दिनों में ये किताब लिख डाली और बाकी की जिंदगी, लगभग 50 साल, उन्होंने दुनिया भर में जाकर लोगों को सिखाया कि जिंदगी का मीनिंग कैसे खोजें, चाहे सर्कमस्टांसेस कितने भी बुरे क्यों ना हो। फ्रैंकल ने एक बार कहा था, मैंने कैंप में जो सीखा वो ये था कि जो लोग फिजिकली सबसे स्ट्रांग थे वो जरूरी नहीं कि सरवाइव करें। जो लोग सरवाइव करते थे वो थे जिनके पास जीने का एक कारण था, कोई काम जो उन्हें पूरा करना था, कोई इंसान जिससे वो दोबारा मिलना चाहते थे, कोई मीनिंग जो उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए खोज लिया था। फ्रैंकल का खुद का क्यों क्या था? उनकी पत्नी, जिनके बारे में उन्हें पता नहीं था कि वो जिंदा भी हैं या नहीं, उनसे दोबारा मिलने की उम्मीद। और दूसरा, एक मैन्यूस्क्रिप्ट जो उन्होंने कैंप में जाने से पहले लिखी थी और जो कैंप में जाते वक्त उनसे छीन ली गई थी। फ्रैंकल ने ठान लिया था कि वो जिंदा बचकर उस मैन्यूस्क्रिप्ट को दोबारा लिखेंगे। और यही पर्पस, यही मीनिंग उन्हें रोज सुबह उठने की, रोज एक और दिन जीने की ताकत देता था। दोस्तों, फ्रैंकल की जिंदगी खुद में उनकी पूरी फिलॉसफी का प्रूफ है। उन्होंने वो जिया जो उन्होंने सिखाया, और यही वजह है कि उनकी बातों में एक अलग ही वेट है, एक अलग ही ऑथेंटिसिटी है। चैप्टर 3, कैंप में अराइवल, जब इंसान एक नंबर बन जाता है।
दोस्तों, अब हम फ्रैंकल के साथ कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अंदर कदम रखते हैं। फ्रैंकल लिखते हैं कि कैंप में अराइवल एक ऐसा शॉक था जिसे वर्ड्स में डिस्क्राइब करना लगभग इम्पॉसिबल था। लेकिन वो कोशिश करते हैं और उनका डिस्क्रिप्शन इतना विविड, इतना ऑनेस्ट, इतना ह्यूमन है कि पढ़ते हुए आप खुद को वहां महसूस करने लगते हैं। जैसे ही ट्रेन ऑश्विट्स के प्लेटफॉर्म पर रुकी, डोर्स खुली और अंदर से जो 1500 लोग एक छोटी सी जगह में दिनों से बिना खाने पानी के ठूंसे हुए थे बाहर निकले, तो उनका सामना हुआ एसएस ऑफिसर्स से, जो चमड़े के जूतों में विप लिए चिल्ला रहे थे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। एक तरफ जाने वाले गैस चेंबर जा रहे थे, दूसरी तरफ जाने वाले थोड़ी देर और जिंदा रहने वाले थे। फ्रैंकल ने उस पल खुद को एक अजीब डिटैचमेंट में महसूस किया, जैसे वो अपने शरीर के बाहर खड़े होकर ये सब देख रहे हों। फ्रैंकल लिखते हैं, जो लोग राइट गए, यानी जिन्हें काम के लिए चुन लिया गया, उन्हें तुरंत एक प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ा। उनके सारे कपड़े उतार लिए गए, उनके सिर मुंडवा दिए गए, उनके शरीर पर एक नंबर टैटू कर दिया गया। फ्रैंकल का नंबर था 119104। उस दिन से उनका कोई नाम नहीं रहा, वो सिर्फ एक नंबर थे। फ्रैंकल लिखते हैं, उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी किताबें, मेरे कपड़े, सब कुछ। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि मुझे इस सब के बारे में कोई फीलिंग नहीं आ रही थी। मैं बस एक अजीब सी शून्यता में था। फ्रैंकल बताते हैं, इस प्रोसेसिंग के दौरान एक और चीज हुई जो शायद कैंप लाइफ का सबसे डिफाइनिंग फीचर थी। उन्होंने पहली बार द डिल्यूजन ऑफ रिप्रीव का अनुभव किया। कुछ प्रिजनर्स जिन्हें गैस चेंबर की तरफ भेजा जा रहा था, वो अचानक किसी टेक्निकल रीजन से वापस लौट आए, और जिन्होंने ये देखा, उनके मन में एक इरैशनल होप जाग गई। शायद मैं भी बच जाऊंगा, शायद सब ठीक हो जाएगा। फ्रैंकल कहते हैं, ये डिल्यूजन शायद एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था, लेकिन ये जल्द ही टूटने वाला था। फ्रैंकल इस चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं। वो कहते हैं, जब उन्होंने अपने साथी प्रिजनर्स को देखा, जिनमें से कुछ ही घंटे पहले रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, आर्टिस्ट्स थे, अब वो सब एक जैसे ही दिखने लगे थे। हम सब एक जैसे ही दिखने लगे थे, सिर मुंडे, एक जैसी धारीदार वर्दी, भूख से पीला चेहरा और आंखों में एक अजीब सी खालीपन। बाहर से हम सब एक जैसे थे, लेकिन अंदर से हम बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में रह रहे थे। फ्रैंकल कहते हैं, यही वो पॉइंट है जहां उन्होंने पहली बार अपने बाकी के जीवन का सेंट्रल क्वेश्चन पूछा कि जब बाहर से सब कुछ एक जैसा है, जब बाहरी पहचान की हर चीज छीन ली गई है, तब एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग क्या बनाता है? और जवाब था उसकी इनर रिस्पॉन्स, उसका इनर चॉइस, उसका इनर मीनिंग। दोस्तों, फ्रैंकल का ये चैप्टर सिर्फ कैंप की भयावहता का वर्णन नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है कि जब इंसान से सब कुछ छीन लिया जाता है, तब भी एक चीज बचती है, उसकी अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आज़ादी। और यही आज़ादी इस पूरी किताब की आत्मा है। चैप्टर 4, फेज 1, शॉक, जब सब कुछ छिन जाता है। दोस्तों, फ्रैंकल कैंप में प्रिजनर्स की साइकोलॉजिकल जर्नी को 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहली फेज है शॉक। ये वो फेज है जब प्रिजनर अभी कैंप में आया है और उसे पहली बार पूरी तरह एहसास होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। फ्रैंकल लिखते हैं, इस फेज का सबसे डिफाइनिंग फीचर था द डिल्यूजन ऑफ रिप्रीव। जैसा हमने पिछले चैप्टर में देखा, प्रिजनर्स हर छोटी सी चीज में होप की एक किरण ढूंढने लगते थे। शायद ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा, शायद रेड क्रॉस इंटरवीन करेगा, शायद कोई मिरेकल हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे ये डिल्यूजन टूटता गया, और जब ये टूटा तो प्रिजनर ने एक गहरी एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर में एंटर किया। फ्रैंकल बताते हैं कि इस फेज में उन्होंने अपने साथी प्रिजनर्स में एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ ह्यूमर का जन्म देखा, गैलोज ह्यूमर। जब हालात इतने बुरे हों कि रोने से भी कुछ ना हो, तो इंसान हंसना शुरू कर देता है। फ्रैंकल खुद एक दिन अपने दोस्त के साथ खड़े थे और उन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि वो हर दिन कम से कम एक फनी स्टोरी या जोक जरूर बनाएंगे, चाहे वो कितना ही डार्क क्यों ना हो। और फ्रैंकल कहते हैं, ये हमारी जिंदगी बचाने वाली चीजों में से एक थी।
फ्रैंकल इस फेज में एक और साइकोलॉजिकल फिनोमिनन ऑब्जर्व करते हैं, द फीलिंग ऑफ बीइंग अ नोबॉडी। जब आपका नाम छीन लिया जाता है, आपकी सारी पोजेशंस छीन ली जाती हैं, आपकी सोशल आइडेंटिटी खत्म कर दी जाती है, तो आप फील करने लगते हैं कि आप कोई नहीं हैं। आप बस एक नंबर हैं, एक जानवर हैं, एक ऐसी चीज जिसे यूज करके फेंक दिया जाएगा। फ्रैंकल कहते हैं ये फीलिंग शायद शारीरिक यातना से भी ज्यादा पेनफुल थी। लेकिन फ्रैंकल इसी फेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी भी करते हैं। वो कहते हैं कुछ प्रिजनर्स बहुत कम थे जो इस सब के बावजूद अपनी डिग्निटी बनाए रख पाए। वो कैंप में दूसरों की मदद करते थे, अपनी रोटी का आखिरी टुकड़ा शेयर करते थे और एक तरह की इनर पीस मेंटेन रखते थे। फ्रैंकल ने जब इन लोगों को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया कि इन सब के पास एक चीज कॉमन थी, एक गहरा पर्सनल मीनिंग, एक ऐसा क्यों जो उन्हें हर दिन एक और दिन जीने की ताकत देता था। फ्रैंकल लिखते हैं ये लोग संख्या में कम थे, लेकिन इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि कैंप में भी इंसान के पास एक चॉइस है। वो चुन सकता है कि वो कैसा इंसान बनेगा, एक जानवर जो सिर्फ अपने सर्वाइवल के बारे में सोचता है या एक सेंट जो दूसरों की मदद करता है। दोस्तों, फ्रैंकल का ये ऑब्जर्वेशन शायद इस किताब का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है। हालात चाहे कितने भी बुरे हों, आप अपनी रिस्पॉन्स चुन सकते हैं और यही चॉइस आपकी इंसानियत की आखिरी निशानी है। चैप्टर 5 फेज 2 एपैथी, जब फीलिंग्स मर जाती हैं। दोस्तों, फ्रैंकल कैंप की साइकोलॉजिकल जर्नी की दूसरी फेज को एपैथी कहते हैं। ये वो फेज है जब प्रिजनर लगातार हॉरर, लगातार क्रूअल्टी, लगातार डेथ देख देख कर इमोशनली नंब हो जाता है। उसे अब किसी चीज पर कोई रिएक्शन नहीं होती, न खुशी, न गम, न गुस्सा, न डर, बस एक गहरी खाली इमोशनल डेथ। फ्रैंकल लिखते हैं, एक दिन मैंने अपने आप को एक डेड बॉडी के ऊपर से स्टेप करके आगे बढ़ते हुए देखा और मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, न डिस्गस्ट, न हॉरर, न कुछ और तब मुझे एहसास हुआ मेरी फीलिंग्स मर चुकी हैं। फ्रैंकल समझाते हैं कि ये एपैथी एक्चुअली एक सर्वाइवल मैकेनिज्म थी। जब आपके आसपास हर दिन, हर घंटे इतनी क्रूअल्टी और डेथ हो रही हो कि अगर आप हर चीज पर रिएक्ट करने लगें तो आप इमोशनली कोलैप्स कर जाएंगे, तो आपका माइंड एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है और आपकी फीलिंग्स को बंद कर देता है। फ्रैंकल कहते हैं ये शील्ड हमें जिंदा रखती थी, लेकिन इसकी कीमत थी हम अब पूरी तरह इंसान नहीं रहे थे। इस फेज में फ्रैंकल ने एक और डिस्टर्बिंग ऑब्जर्वेशन की। वो कहते हैं कैंप में प्रिजनर्स का एक हायरार्की बन गया था। कुछ प्रिजनर्स, जिन्हें कैपोज कहा जाता था, को एसएस ऑफिसर्स ने दूसरे प्रिजनर्स पर निगरानी रखने का काम दे रखा था और फ्रैंकल ने देखा कि ये कैपोज अक्सर एसएस ऑफिसर्स से भी ज्यादा क्रूएल हो जाते थे। क्यों? फ्रैंकल कहते हैं जब इंसान को थोड़ी सी भी पावर मिलती है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, तो वो अक्सर उसका अब्यूज करने लगता है ताकि वो खुद को थोड़ा पावरफुल फील कर सके। लेकिन फ्रैंकल इसी फेज में एक और बहुत डिफरेंट काइंड का ऑब्जर्वेशन भी करते हैं। वो कहते हैं कुछ प्रिजनर्स, बहुत कम थे, जिन्होंने इस एपैथी के बावजूद अपनी कंपैशन को जिंदा रखा। वो दूसरों की मदद करते, अपनी रोटी शेयर करते और एक दूसरे को एनकरेज करते। फ्रैंकल कहते हैं द वे अ पर्सन एक्सेप्ट्स हिज फेट एंड ऑल द सफरिंग इट एंटेल्स, the way he takes up his cross gives him ample opportunity, even under the most difficult circumstances, to add a deeper meaning to his life. फ्रैंकल ने कैंप में एक बहुत ही स्पेसिफिक इंसिडेंट का जिक्र किया है। एक दिन एक यंग वुमन जो बहुत बीमार थी और जिसके पास जीने के बहुत कम दिन बचे थे, ने फ्रैंकल से कहा, मैं थैंकफुल हूं कि मेरी किस्मत ने मुझे इतनी बुरी तरह मारा। मेरी पिछली जिंदगी में मैं बहुत स्पॉइल्ड थी और मैंने स्पिरिचुअल थिंग्स को कभी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अब इस ट्री के पास बैठकर मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोचती हूं और मुझे एक पीस फील होती है जो मैंने पहले कभी फील नहीं की। फ्रैंकल कहते हैं ये वुमन अपनी मौत के करीब होते हुए भी एक गहरे मीनिंग तक पहुंच चुकी थी। दोस्तों, एपैथी की ये फेज हमें दिखाती है कि इंसान की आत्मा कितनी रेजिलिएंट है। हालात उसकी फीलिंग्स को दबा सकते हैं, उसके शरीर को तोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी आत्मा, अगर उसके पास मीनिंग है तो कभी नहीं मरती। चैप्टर 6 द सर्च फॉर मीनिंग, जिनके पास क्यों था
वो बच गए। दोस्तों, ये चैप्टर शायद इस पूरी किताब का हार्ट है। इसमें फ्रैंकल अपनी सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं और यही ऑब्जर्वेशन बाद में लोगोथेरेपी की नींव बनी। फ्रैंकल लिखते हैं, कैंप में मैंने बार बार देखा जो लोग फिजिकली सबसे स्ट्रांग थे, जो सबसे ज्यादा हेल्दी दिखते थे, वो अक्सर सबसे पहले मरते थे, और जो लोग फिजिकली कमजोर थे, बीमार थे, बूढ़े थे, वो किसी तरह जिंदा बच जाते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है, और फिर धीरे धीरे मैंने एक पैटर्न नोटिस किया। फ्रैंकल ने पाया कि जो लोग जिंदा बच रहे थे उन सब के पास लगभग बिना किसी एक्सेप्शन के एक चीज कॉमन थी, एक फ्यूचर गोल, एक मीनिंग, एक क्यों। कोई अपनी पत्नी से दोबारा मिलना चाहता था, कोई अपने बच्चों को देखना चाहता था, कोई एक किताब लिखना चाहता था जो उसने कैंप में जाने से पहले शुरू की थी, कोई एक साइंटिफिक डिस्कवरी कंप्लीट करना चाहता था। फ्रैंकल खुद एक मैन्यूस्क्रिप्ट को दोबारा लिखना चाहते थे और अपनी पत्नी से दोबारा मिलना चाहते थे। फ्रैंकल कहते हैं, इट इज अ peculiarity of man that he can only live by looking to the future, sub specie eternitas, and this is his salvation in the most difficult moments of his existence, although he sometimes has to force his mind to the task. फ्रैंकल ने कैंप में इस बात का एक बहुत ही ड्रामेटिक एग्जाम्पल देखा। उनके एक दोस्त थे जो कैंप में उनके साथ थे। एक दिन उस दोस्त ने फ्रैंकल को बताया कि उसने एक सपना देखा है। एक आवाज ने उसे बताया कि 30 मार्च को युद्ध खत्म हो जाएगा और वो आजाद हो जाएगा। उस दोस्त को इस सपने पर पूरा यकीन था, लेकिन जैसे जैसे 30 मार्च करीब आया और युद्ध खत्म होने का कोई साइन नहीं दिखा, उसकी होप टूटने लगी और ठीक 30 मार्च को वो बीमार पड़ गया और अगले दिन उसकी मौत हो गई। फ्रैंकल कहते हैं, उसकी मौत टाइफस से नहीं हुई, उसकी मौत होप खोने से हुई। फ्रैंकल ने इसका ऑपोजिट भी देखा। कुछ प्रिजनर्स जो फिजिकली बहुत कमजोर थे लेकिन जिनके पास एक स्ट्रांग वाय था, वो मिराक्युलसली रिकवर कर गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास जीने का एक कारण था। फ्रैंकल कहते हैं, नीत्शे's वर्ड्स, he who has a why to live for can bear with almost any how, were the guiding motto of all my efforts in the camp, and they became the motto of my entire life's work. दोस्तों, इस चैप्टर का मैसेज बहुत क्लियर है। आपकी जिंदगी का मीनिंग, आपका क्यों, कोई लग्जरी नहीं है, ये एक सर्वाइवल टूल है। जब सब कुछ बुरा हो, जब सब कुछ खत्म होता दिखे, तब आपका मीनिंग ही है जो आपको जिंदा रख सकता है। चैप्टर 7, लव और इनर लाइफ, कैंप में भी जिंदा रहने की ताकत। दोस्तों, फ्रैंकल अपनी किताब के सबसे मूविंग पैसेजेस में से एक लव के बारे में लिखते हैं, और ये कोई रोमांटिक आइडलाइज लव नहीं है। ये वो लव है जो कंसंट्रेशन कैंप की भयावता में एक आदमी की एकमात्र सहारा बन गया। फ्रैंकल लिखते हैं, एक दिन वो अपने फेलो प्रिजनर्स के साथ बर्फीली ठंड में मीलों पैदल चल रहे थे। एक वर्क साइट से दूसरे वर्क साइट पर उनके पैर घावों से भरे हुए थे, उनके शरीर भूख से कांप रहे थे और उनके आसपास गार्ड्स चिल्ला रहे थे और बंदूकों की बटों से मार रहे थे। और उसी पल फ्रैंकल का मन अचानक अपनी पत्नी की तरफ चला गया। उन्होंने अपनी पत्नी का चेहरा इमेजिन किया, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, उसकी आवाज, और अचानक सारी फिजिकल पेन, सारी ठंड, सारी यातना सब बैकग्राउंड में चली गई। फ्रैंकल लिखते हैं, I understood how a man who has nothing left in this world still may know bliss, be it only for a brief moment in the contemplation of his beloved. फ्रैंकल कहते हैं, उस पल उन्होंने एक गहरी स्पिरिचुअल ट्रूथ को एक्सपीरियंस किया। लव फिजिकल प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करता। आप जिसे प्यार करते हैं वो फिजिकली आपसे दूर हो सकता है, वो मर भी सकता है, लेकिन आपका लव, आपकी यादें, आपकी इनर लाइफ, ये सब कोई आपसे नहीं छीन सकता। फ्रैंकल इसी पॉइंट पर एक और इंपॉर्टेंट इंसाइट देते हैं। वो कहते हैं, कैंप में उन्होंने देखा कि जिन प्रिजनर्स के पास एक रिच इनर लाइफ थी, जो कला, संगीत, फिलॉसफी या स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोच सकते थे, वो उन प्रिजनर्स की तुलना में जिनकी इनर लाइफ खाली थी, कहीं ज्यादा रिजिलिएंट थे। जब बाहर की दुनिया कंप्लीट हॉरर थी, तब ये लोग अपनी इनर दुनिया में रिट्रीट कर सकते थे और वहां थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी सुंदरता, थोड़ी सी होप पा सकते थे। फ्रैंकल कहते हैं, द सैल्वेशन ऑफ मैन इज थ्रू लव एंड इन लव। I understood how a man who has nothing left in this world still may know bliss,
be it only for a brief moment in the contemplation of his beloved. दोस्तों, फ्रैंकल का ये मैसेज आज की दुनिया के लिए भी उतना ही रेलेवेंट है। हम सब के पास चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, एक इनर लाइफ है, एक ऐसी जगह जहां हम अपने प्यार, अपनी यादों, अपने मीनिंग के साथ अकेले हो सकते हैं। और इस इनर लाइफ की रिचनेस ही अक्सर हमारी सर्वाइवल तय करती है। चैप्टर 8 द ब्यूटी ऑफ नेचर और आर्ट, कैंप में भी खूबसूरती। दोस्तों, फ्रैंकल अपनी किताब के सबसे अनएक्सपेक्टेड और सबसे मूविंग पैसेजेस में से एक में कैंप में ब्यूटी के अनुभव के बारे में लिखते हैं। ये बात शायद शॉकिंग लगे, एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जहां चारों तरफ सिर्फ गंदगी, बीमारी, क्रूरता और मौत थी, वहां ब्यूटी जैसी कोई चीज कैसे एग्जिस्ट कर सकती थी। लेकिन फ्रैंकल कहते हैं, ना सिर्फ ये एग्जिस्ट करती थी, बल्कि कई प्रिजनर्स के लिए यही वो चीज थी जिसने उनकी आत्मा को जिंदा रखा। फ्रैंकल एक स्पेसिफिक इवनिंग का वर्णन करते हैं। वो और उनके फेलो प्रिजनर्स एक लंबे एग्जॉस्टिंग दिन के काम के बाद अपनी बैरक की तरफ लौट रहे थे। वो सब बिल्कुल टूट चुके थे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। उनके पैर घिसट रहे थे, उनकी आंखें जमीन पर गड़ी थीं, उनके शरीर भूख और ठंड से कांप रहे थे। और तभी अचानक एक प्रिजनर ने ऊपर देखा और रुक गया, फिर दूसरा रुका, फिर तीसरा, और कुछ ही पलों में पूरी बैरक, सारे प्रिजनर्स वहीं खड़े पश्चिम की तरफ, आसमान की तरफ देख रहे थे। फ्रैंकल लिखते हैं, वहां बवेरियन हिल्स के पीछे सूरज डूब रहा था। पूरा आसमान आग की तरह जल रहा था, गहरा लाल, चमकीला नारंगी और सॉफ्ट बैंगनी सब एक साथ। क्लाउड्स लिक्विड गोल्ड की तरह दिख रहे थे। और हम सब जो कुछ ही घंटे पहले एक दूसरे से बात करने की भी एनर्जी नहीं रखते थे, हम सब अब उस अद्भुत नज़ारे में पूरी तरह खोए हुए थे। फ्रैंकल कहते हैं, उस पल किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई वर्ड्स नहीं थे, लेकिन एक शेयर्ड एक्सपीरियंस था, एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग कि इस नर्क में भी कुछ ऐसा है जो अभी भी ब्यूटीफुल है, अभी भी अनटच्ड है, अभी भी प्योर है। और यह एहसास कुछ पल के लिए ही सही उन सबको एक गहरी राहत दे गया। फ्रैंकल समझाते हैं, कैंप में ऐसे मोमेंट्स नेचर के, आर्ट के, सुंदरता के एक तरह के स्पिरिचुअल ऑक्सीजन का काम करते थे। ये प्रिजनर्स को याद दिलाते थे कि दुनिया में अभी भी कुछ ऐसा है जो इंसानों की बुराई से परे है। एसएस ऑफिसर्स अपनी सारी पावर, अपनी सारी क्रूरता के बावजूद उस सनसेट को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। वो सनसेट को रोक नहीं सकते थे, उसे गंदा नहीं कर सकते थे, उसे अगली नहीं बना सकते थे। और यही थॉट कि दुनिया में कुछ ऐसा है जो अभी भी फ्री है, अभी भी ब्यूटीफुल है, प्रिजनर्स की आत्मा को चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही आज़ाद कर देता था। फ्रैंकल खुद कैंप में एक और तरीके से ब्यूटी को जिंदा रखते थे। वो अपनी साइकाइट्री की प्रैक्टिस से अपने फेलो प्रिजनर्स को स्टोरी सुनाते थे, महान किताबों की, ओपेरास की, फिलोसॉफिकल आइडियाज़ की। वो उन्हें अपनी इमेजिनेशन में वियना के कॉन्सर्ट हॉल्स में ले जाते थे, जहां मोज़ार्ट और बेथोवन का संगीत गूंज रहा होता था। वो उन्हें याद दिलाते थे कि एक समय था जब लाइफ में सिर्फ पेन और हंगर नहीं था, बल्कि आर्ट थी, म्यूजिक थी, लिटरेचर थी, फिलॉसफी थी। और फ्रैंकल कहते हैं, ये सिर्फ एस्केप नहीं था, ये एक रिमाइंडर था कि हम अभी भी इंसान हैं। और इंसान होने का मतलब है सिर्फ जानवरों की तरह सर्वाइव नहीं करना, बल्कि ब्यूटी को अप्रिशिएट करना, मीनिंग को फील करना और होप को जिंदा रखना। फ्रैंकल इस चैप्टर में एक और प्रोफाउंड ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं। वो कहते हैं, कैंप में उन्होंने देखा कि जो प्रिजनर्स किसी न किसी तरह अपनी इनर लाइफ को रिच रख पाते थे, चाहे वो मेमोरीज के जरिए, इमेजिनेशन के जरिए या स्पिरिचुअलिटी के जरिए, वो बाकी प्रिजनर्स की तुलना में कहीं ज्यादा रेजिलिएंट थे। वो फिजिकली उतने ही कमजोर थे, उतने ही भूखे थे, उतने ही बीमार थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक इनर लाइट जो बाहरी अंधेरे से बुझ नहीं रही थी। फ्रैंकल कहते हैं, The attempt to develop a sense of humor and to see things in a humorous light is some kind of a trick learnt while mastering the art of living. Yet it is possible to practice the art of living even in a concentration camp, although suffering is omnipresent. दोस्तों, इस चैप्टर का मैसेज बहुत गहरा है। जिंदगी में चाहे कितनी भी बुरी परिस्थितियां क्यों ना हो, हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है। हम अपनी इनर दुनिया में क्या रखेंगे? क्या हम उसे खाली छोड़ देंगे या उसे ब्यूटी, आर्ट, लव और मीनिंग से भरेंगे? और ये चॉइस अक्सर हमारी सर्वाइवल तय करती है। चैप्टर 9 ह्यूमर, कैंप में हंसने की ताकत। दोस्तों, फ्रैंकल अपने किताब के एक बहुत ही सरप्राइजिंग और कुछ हद तक शॉकिंग सेक्शन में ह्यूमर के बारे में लिखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन कैंप और ह्यूमर, ये दोनों सुनने में ही एक दूसरे के विपरीत लगते हैं,
जहां हर तरफ मौत, भूख और यातना हो, वहां हंसने की कल्पना भी कैसे की जा सकती है। लेकिन फ्रैंकल कहते हैं न सिर्फ ये पॉसिबल था, बल्कि ये कई प्रिजनर्स के लिए एक एसेंशियल सर्वाइवल टूल था। फ्रैंकल इस चैप्टर की शुरुआत एक पर्सनल एनेक्डोट से करते हैं। वो बताते हैं कि एक दिन उन्होंने और उनके एक दोस्त ने एक दूसरे से एक प्रॉमिस किया। उन्होंने कहा, हम हर दिन कम से कम एक फनी स्टोरी या एक जोक जरूर इन्वेंट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और फ्रैंकल कहते हैं, ये प्रॉमिस शायद हमारी जिंदगी बचाने वाली चीजों में से एक था। फ्रैंकल समझाते हैं कि ह्यूमर में कैंप में कई पर्पसेस सर्व करता था। पहला, ये इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करता था। जब आप अपनी ही सिचुएशन पर हंस सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उस सिचुएशन से थोड़ा सा अलग होकर उसे एक ऑब्जर्वर की तरह देखना शुरू कर दिया है। और ये डिस्टेंस आपको उस सिचुएशन के कंप्लीट विक्टिम बनने से बचाता है। फ्रैंकल लिखते हैं, हमने एक दिन एक जोक बनाया कि हम कैंप से बाहर निकलने के बाद एक डिनर पार्टी में जाएंगे और अपनी होस्टेस से कहेंगे, क्या आप हमें कृपया करके सूप के बर्तन के नीचे से थोड़ी सी रोटी खुरच कर दे सकती हैं। हम उस पल इतनी जोर से हंसे कि हमारी आंखों से आंसू निकल आए और हमारे आसपास के दूसरे प्रिजनर्स जो समझ नहीं पा रहे थे कि हम किस बात पर हंस रहे हैं, वो भी हमारी हंसी देखकर थोड़ा मुस्कुरा दिए। फ्रैंकल कहते हैं, ह्यूमर का दूसरा पर्पस सोशल बॉन्डिंग था। जब आप किसी के साथ इतनी भयानक सिचुएशन में भी हंस सकते हैं तो आपके बीच एक गहरा बॉन्ड बनता है। आप फील करते हैं कि हम दोनों इस नर्क में एक साथ हैं और हम दोनों इसे सरवाइव करेंगे। फ्रैंकल ह्यूमर के तीसरे और शायद सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस के बारे में भी बताते हैं। ये होप को जिंदा रखता था। जब आप हंस सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपने अभी भी पूरी तरह हार नहीं मानी है। आपकी आत्मा अभी भी जिंदा है और जब तक आपकी आत्मा जिंदा है तब तक आपके सरवाइव करने की संभावना बनी रहती है। फ्रैंकल इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज करते हैं। वो कहते हैं, कैंप में उन्होंने एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड देखा। जो लोग किसी भी चीज में ह्यूमर नहीं ढूंढ पाते थे, जो हर समय सीरियस और ग्रिम रहते थे, वो अक्सर सबसे जल्दी मरते थे। फ्रैंकल कहते हैं, ऑफ कोर्स ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन ये था, ह्यूमर आत्मा का एक मसल है और जो लोग इस मसल को एक्सरसाइज करते रहते थे वो साइकोलॉजिकली ज्यादा मजबूत बने रहते थे। फ्रैंकल इस चैप्टर का अंत एक पावरफुल स्टेटमेंट के साथ करते हैं। वो कहते हैं, ह्यूमर was another of the soul's weapons in the fight for self-preservation. It is well known that humor, more than anything else in the human makeup, can afford an aloofness and an ability to rise above any situation, even if for a few seconds. दोस्तों, फ्रैंकल का ये मैसेज आज हमारी जिंदगी के लिए भी उतना ही रेलेवेंट है। हम चाहे कंसंट्रेशन कैंप में ना हो, लेकिन हम सबकी जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब सब कुछ बहुत भारी लगता है, बहुत डार्क लगता है, और उन मोमेंट्स में थोड़ी सी हंसी, चाहे वो कितनी भी डार्क क्यों ना हो, हमें उस सिचुएशन से थोड़ा ऊपर उठने की, थोड़ी देर के लिए ही सही, ताकत दे सकती है। चैप्टर 10, चॉइस, आखिरी ह्यूमन फ्रीडम। दोस्तों, अब हम इस किताब के शायद सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। फ्रैंकल कहते हैं, एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ मैन बट वन थिंग, द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम्स, टू चूज वन्स एटीट्यूड इन एनी गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, टू चूज वन्स ओन वे। ये स्टेटमेंट फ्रैंकल के पूरे फिलॉसफी का और पूरी लोगोथेरेपी का सार है। और फ्रैंकल ने ये सिर्फ थ्योरी में नहीं पढ़ा था, उन्होंने इसे कंसंट्रेशन कैंप की भयावहता में अपनी आंखों के सामने लिटरली सच होते देखा था। फ्रैंकल समझाते हैं, कैंप में हर चीज छीनी जा सकती थी, आपका परिवार, आपका घर, आपकी संपत्ति, आपका स्वास्थ्य, आपकी डिग्निटी, आपकी पहचान, सब कुछ। लेकिन एक चीज थी जो एसएस ऑफिसर्स अपनी सारी पावर, अपनी सारी क्रूरता के बावजूद कभी नहीं छीन सकते थे, आपकी रिस्पॉन्स चुनने की आजादी। आपके साथ जो हो रहा है उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, इस पर सिर्फ आपका कंट्रोल है, और यही आपकी आखिरी ह्यूमन फ्रीडम है। फ्रैंकल कहते हैं, कैंप में उन्होंने दो तरह के लोग देखे। एक तरफ वो लोग थे जिन्होंने अपनी आखिरी फ्रीडम को भी सरेंडर कर दिया था। वो कहते थे, मैं क्या कर सकता हूं, हालात तो देखो, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। और ये लोग एक के बाद एक मरते चले गए, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। दूसरी तरफ वो लोग थे
बहुत कम लेकिन मौजूद, जिन्होंने हर हालात में अपनी रिस्पॉन्स चूज करने की आज़ादी को एक्सरसाइज किया। वो कहते थे, हाँ हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन मैं इन हालात में भी डिसाइड करूंगा कि मैं कैसा इंसान बनूंगा। और ये लोग फिजिकली कमज़ोर होने के बावजूद किसी तरह जिंदा बच गए, और सिर्फ जिंदा ही नहीं बचे, बल्कि उन्होंने कैंप छोड़ने के बाद मीनिंगफुल, फुलफिलिंग लाइव्स जी। फ्रैंकल इसी पॉइंट पर एक बहुत ही स्पेसिफिक और पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। वो बताते हैं कि कैंप में कुछ प्रिजनर्स जो खुद बहुत बीमार और भूखे थे, दूसरे प्रिजनर्स की मदद करते थे। वो अपनी रोटी का आखिरी टुकड़ा शेयर करते थे। वो एक दूसरे को इनकरेज करते थे। वो अपनी आखिरी सांस तक अपनी ह्यूमैनिटी को जिंदा रखते थे। फ्रैंकल कहते हैं, We who lived in concentration camps can remember the men who walked through the huts, comforting others, giving away their last piece of bread. They may have been in few number, but they offer sufficient proof that everything can be taken from a man, but one thing, the last of the human freedoms. फ्रैंकल कहते हैं, ये चॉइस, हर सिचुएशन में अपना एटीट्यूड चुनने की चॉइस, कोई एक बार का डिसीजन नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर दिन, हर पल आपको ये चॉइस दोबारा लेनी पड़ती है, और यही कंटिन्यूअस चॉइस आपकी जिंदगी का कैरेक्टर बनाती है। दोस्तों, फ्रैंकल का ये मैसेज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी प्रोफाउंडली रेलेवेंट है। हम चाहे कंसंट्रेशन कैंप में ना हो, लेकिन हम सब रोज छोटी बड़ी परिस्थितियों का सामना करते हैं, और हर परिस्थिति में हमारे पास एक चॉइस होती है। हम कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या हम शिकायत करेंगे? क्या हम दूसरों को ब्लेम करेंगे? या क्या हम हर सिचुएशन में अपना सबसे अच्छा रिस्पॉन्स चुनेंगे? चैप्टर 11, फेज 3, लिबरेशन। जब आज़ादी मिली तब क्या हुआ? दोस्तों, फ्रैंकल कैंप लाइफ की तीसरी और आखिरी साइकोलॉजिकल फेज को लिबरेशन कहते हैं, और ये फेज शायद सबसे सरप्राइजिंग और सबसे पैराडॉक्सिकल है। हम सोचते हैं कि जब प्रिजनर्स आज़ाद हुए होंगे तो वो खुशी से पागल हो गए होंगे, वो दौड़कर अपने घर गए होंगे, वो जिंदगी को गले लगा रहे होंगे। लेकिन फ्रैंकल कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। फ्रैंकल लिखते हैं, जब कैंप के गेट्स खुले और प्रिजनर्स ने पहली बार बिना किसी गार्ड के, बिना किसी डर के बाहर कदम रखा, तो उन्हें कुछ भी फील नहीं हुआ। वो इमोशनली इतने नंब हो चुके थे कि आज़ादी का जॉय भी उन तक नहीं पहुंच पाया। फ्रैंकल कहते हैं, We had lost the ability to feel pleased. We had to relearn the simple joy of living, slowly, painfully, over many days and weeks. फ्रैंकल समझाते हैं, लिबरेशन के बाद प्रिजनर्स को एक और अनएक्सपेक्टेड चैलेंज का सामना करना पड़ा, डीपर्सनलाइजेशन। वो फील करते थे कि जो कुछ भी हो रहा है वो उनके साथ नहीं हो रहा, वो बस एक सपने की तरह बाहर से ये सब देख रहे हैं। फ्रैंकल खुद लिबरेशन के बाद पहली बार जब एक खेत में गए और वहां उन्होंने हरी घास, रंग बिरंगे फूल और पक्षियों को देखा, तो उन्हें कुछ भी फील नहीं हुआ। वो कहते हैं, मैं बस खड़ा था और मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। मुझे एहसास हुआ कि मैंने कैंप में अपनी फीलिंग्स को इतना दबा दिया था कि अब जब आज़ादी आई तो मैं उसे फील भी नहीं कर पा रहा था। फ्रैंकल कहते हैं, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ये डीपर्सनलाइजेशन खत्म हुई, और तब कुछ प्रिजनर्स के लिए एक और चैलेंज सामने आया, बिटरनेस। जब वो अपने घर लौटे और उन्होंने देखा कि उनका परिवार खत्म हो चुका है, उनके दोस्त मर चुके हैं, उनकी पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है, तो उनके मन में एक गहरी कड़वाहट भर गई। वो सोचने लगे, जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब किया वो अब आज़ाद घूम रहे हैं और मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। क्या ये जस्टिस है? क्या इस दुनिया में कोई जस्टिस है? फ्रैंकल कहते हैं, ये बिटरनेस समझने लायक थी, लेकिन ये आखिरकार सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थी, और जो लोग इस बिटरनेस से बाहर नहीं निकल पाए वो टेक्निकली आज़ाद होने के बावजूद इमोशनली और स्पिरिचुअली कैंप में ही कैद रह गए। फ्रैंकल इस चैप्टर का अंत एक होपफुल नोट पर करते हैं। वो कहते हैं, उन लोगों के लिए जो लिबरेशन के बाद दोबारा जीना सीख पाए, जिंदगी का एक नया अर्थ खुला। उन्होंने पाया कि जो सफरिंग उन्होंने सही थी वो व्यर्थ नहीं थी, अगर वो उस सफरिंग को बाद में एक मीनिंग दे सकें। चैप्टर 12, लोगोथेरेपी, मीनिंग बेस्ड थेरेपी का जन्म। दोस्तों, अब हम किताब के दूसरे मेजर पार्ट में प्रवेश करते हैं, लोगोथेरेपी का थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। फ्रैंकल अपने कैंप के अनुभवों से एक कंप्लीटली न्यू थेरेप्यूटिक अप्रोच लेकर उभरे, जिसे उन्होंने लोगोथेरेपी नाम दिया।
लोगोस एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है मीनिंग, तो लोगोथेरेपी लिटरली मीनिंग बेस्ड थेरेपी है। फ्रैंकल इस चैप्टर की शुरुआत लोगोथेरेपी को साइकोलॉजी की दूसरी मेजर स्कूल से कॉन्ट्रास्ट करके करते हैं। वो कहते हैं फ्रॉइड की साइको एनालिसिस का कोर आइडिया था विल टू प्लेजर। इंसान सबसे गहराई से प्लेजर चाहता है और पेन से बचना चाहता है। एडलर की इंडिविजुअल साइकोलॉजी का कोर आइडिया था विल टू पावर। इंसान सबसे गहराई से पावर चाहता है, सुपीरियॉरिटी चाहता है। फ्रैंकल कहते हैं ये दोनों आंशिक रूप से सही हैं लेकिन इनकम्प्लीट हैं। इंसान की सबसे गहरी, सबसे फंडामेंटल ड्राइव विल टू मीनिंग है। इंसान सबसे गहराई से अपनी जिंदगी का एक अर्थ, एक पर्पस, एक क्यों खोजना चाहता है। फ्रैंकल कहते हैं ये विल टू मीनिंग कोई एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत रियल, बहुत कॉन्क्रीट और बहुत पावरफुल है। और जब ये विल फ्रस्ट्रेट होता है, जब इंसान को अपनी जिंदगी में कोई मीनिंग नहीं दिखता, तो वो एग्जिस्टेंशियल फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है। और ये एग्जिस्टेंशियल फ्रस्ट्रेशन फ्रैंकल के अनुसार आज की दुनिया की बहुत सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, एडिक्शन, अग्रेशन, सुइसाइड की जड़ है। फ्रैंकल लोगोथेरेपी का गोल पेशेंट को उसकी जिंदगी का यूनिक मीनिंग डिस्कवर करने में मदद करना है। और ये मीनिंग थेरेपिस्ट की तरफ से नहीं दिया जाता। थेरेपिस्ट सिर्फ एक गाइड की तरह होता है जो पेशेंट को खुद अपना मीनिंग खोजने में मदद करता है। फ्रैंकल कहते हैं द मीनिंग ऑफ योर लाइफ इज नॉट समथिंग यू इन्वेंट, इट्स समथिंग यू डिस्कवर एंड इट्स यूनिक टू यू। नो वन एल्स कैन लिव योर लाइफ एंड नो वन एल्स कैन फाइंड योर मीनिंग। फ्रैंकल लोगोथेरेपी की एक और यूनिक फीचर के बारे में बताते हैं, नूओडायनामिक्स। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि मीनिंग और आइडियल वैल्यूज और करंट रियलिटी, इन दोनों के बीच एक क्रिएटिव टेंशन होती है। और ये टेंशन अनहेल्दी नहीं है, बल्कि यही टेंशन है जो इंसान को ग्रो करने, इम्प्रूव करने और अपनी पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए मोटिवेट करती है। फ्रैंकल कहते हैं what man actually needs is not a tensionless state, but rather the striving and struggling for a worthwhile goal, a freely chosen task. दोस्तों, लोगोथेरेपी फ्रैंकल की सबसे बड़ी गिफ्ट है दुनिया को, और इसका कोर मैसेज बहुत सिंपल है। आपकी जिंदगी का एक मीनिंग है, और वो मीनिंग चाहे आप कितनी भी बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो, आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। दोस्तों, फ्रैंकल इस चैप्टर में एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो शायद आज की दुनिया के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें इंसान को लगता है कि उसकी जिंदगी का कोई मीनिंग नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। वो बस दिन काट रहा है बिना किसी डीपर रीजन के। फ्रैंकल कहते हैं एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम ट्रेडिशनल सोसाइटीज में बहुत कम पाया जाता था, क्योंकि वहां इंसान को उसकी ट्रेडिशंस, उसकी रिलीजन, उसकी कम्युनिटी, ये सब एक रेडीमेड मीनिंग दे देते थे। आपको खुद मीनिंग खोजने की जरूरत नहीं थी, वो आपको मिल जाता था। लेकिन आज की मॉडर्न, इंडस्ट्रियलाइज्ड, सेक्युलर सोसाइटी में ये ट्रेडिशनल मीनिंग स्ट्रक्चर्स कोलैप्स हो चुके हैं और इंसान पहली बार खुद अपना मीनिंग खोजने के लिए मजबूर है, और बहुत से लोग ये नहीं कर पाते। फ्रैंकल कहते हैं एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम कई तरह की साइकोलॉजिकल और सोशल प्रॉब्लम्स की जड़ है। डिप्रेशन का एक बड़ा कारण फ्रैंकल के अनुसार मीनिंग की कमी है, ना कि सिर्फ केमिकल इम्बैलेंस। एडिक्शन, चाहे वो ड्रग्स की हो, अल्कोहल की या किसी और चीज की, अक्सर उस खालीपन को भरने की एक डेस्परेट कोशिश होती है जो मीनिंग की एब्सेंस में फील होता है। अग्रेशन, दूसरों के प्रति या खुद के प्रति भी अक्सर इसी एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम से आती है। फ्रैंकल इसी कॉन्टेक्स्ट में संडे न्यूरोसिस के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं बहुत से लोग वीकडेज पर तो ठीक रहते हैं क्योंकि काम उन्हें बिजी रखता है, डिस्ट्रैक्ट रखता है, लेकिन वीकेंड पर जब उनके पास खाली समय होता है तो अचानक एक गहरा खालीपन, एक मीनिंगलेसनेस उभर कर आता है। और ये संडे न्यूरोसिस एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम का एक क्लासिक सिम्टम है। फ्रैंकल कहते हैं एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, मीनिंग खोजना। और मीनिंग 3 रास्तों से खोजा जा सकता है, जिनके बारे में हम अगले चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, फ्रैंकल का ये कॉन्सेप्ट आज पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट है। हम सब किसी न किसी डिग्री में इस एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम को फील करते हैं, और फ्रैंकल की विजडम हमें इससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। चैप्टर 14, फाइंडिंग मीनिंग, 3 रास्ते पर्पस के। दोस्तों, विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि जिंदगी का मीनिंग हर इंसान के लिए, हर सिचुएशन में, हर पल में अलग होता है। कोई एक यूनिवर्सल मीनिंग नहीं है जो सब पर लागू हो।
एक यंग स्टूडेंट के लिए उसकी जिंदगी का मीनिंग कुछ और होगा, एक बूढ़े व्यक्ति के लिए कुछ और, एक हेल्दी व्यक्ति के लिए कुछ और, एक बीमार व्यक्ति के लिए कुछ और, एक अमीर के लिए कुछ और, एक गरीब के लिए कुछ और। फ्रैंकल कहते हैं, द मीनिंग ऑफ लाइफ ऑलवेज चेंजेस बट इट नेवर सीजेस टू बी। यानी जिंदगी का मीनिंग लगातार बदलता रहता है, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होता। हर सिचुएशन में, हर पल में एक मीनिंग एग्जिस्ट करता है, बस हमें उसे डिस्कवर करना होता है। और फ्रैंकल इसी डिस्कवरी के लिए 3 मेन पाथवेज बताते हैं। ये 3 रास्ते हैं जिन पर चलकर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी का मीनिंग खोज सकता है। पहला रास्ता, क्रिएटिंग अ वर्क और डूइंग अ डीड, कुछ बनाना, कुछ करना। फ्रैंकल कहते हैं ये शायद सबसे कॉमन और सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथवे है। जब आप कुछ क्रिएट करते हैं, एक पेंटिंग, एक बुक, एक बिजनेस, एक प्रोजेक्ट, एक गार्डन, तो आप फील करते हैं कि आपका एग्जिस्टेंस व्यर्थ नहीं है। आपने दुनिया में अपना एक मार्क छोड़ा है। आपने कुछ ऐसा किया है जो आपसे पहले नहीं था और जो अब आपकी वजह से एग्जिस्ट करता है। फ्रैंकल कहते हैं, इट्स जरूरी नहीं है कि आपका वर्क बहुत बड़ा या ग्रैंड हो। एक माँ जो अपने बच्चों की परवरिश कर रही है, उसका काम दुनिया का सबसे मीनिंगफुल काम है। एक टीचर जो अपने स्टूडेंट्स की जिंदगी बदल रहा है, उसका काम अनमोल है। एक वर्कर जो अपनी ईमानदारी और डेडिकेशन से अपना काम कर रहा है, उसका काम सम्मानजनक है। स्केल मैटर नहीं करता, इंटेंशन और कमिटमेंट मैटर करती है। फ्रैंकल कहते हैं, what matters is not the meaning of life in general, but rather the specific meaning of a person's life at a given moment. आपका स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन, आपकी स्पेसिफिक क्रिएटिविटी, आपका स्पेसिफिक वर्क, यही आपका मीनिंग है। दूसरा रास्ता, एक्सपीरियंसिंग समथिंग और एनकाउंटरिंग समवन, कुछ अनुभव करना, किसी से मिलना। फ्रैंकल कहते हैं, मीनिंग सिर्फ करने से नहीं, अनुभव करने से भी आता है। और यहां सबसे पावरफुल अनुभव लव है। किसी दूसरे इंसान से गहराई से, जेन्युइनली, अनकंडीशनली जुड़ना, ये फ्रैंकल के अनुसार मीनिंग का एक बहुत ही प्रोफाउंड सोर्स है। फ्रैंकल लिखते हैं, लव इज द ओनली वे टू ग्रास्प अनदर ह्यूमन बीइंग इन हिज इनरमोस्ट कोर ऑफ हिज पर्सनैलिटी। नो वन कैन बिकम फुल्ली अवेयर ऑफ द वेरी एसेंस ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग अनलेस ही लव्स हिम। जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आप सिर्फ उसकी सरफेस नहीं देखते, आप उसकी आत्मा तक पहुंचते हैं। आप उसकी पोटेंशियल देखते हैं, उसकी गुडनेस देखते हैं, उसका ट्रू सेल्फ देखते हैं। और ये एक्सपीरियंस अपने आप में इतना मीनिंगफुल होता है कि ये आपकी पूरी जिंदगी को जस्टिफाई कर सकता है। फ्रैंकल कैंप में भी इस बात का अनुभव कर चुके थे। जब वो अपनी पत्नी के बारे में सोचते थे, जिनके बारे में उन्हें पता नहीं था कि वो जिंदा भी हैं या नहीं, तो उस लव की फीलिंग ने, उस कनेक्शन ने उन्हें जीने की ताकत दी। फ्रैंकल कहते हैं, इन अ पोजिशन ऑफ अटर डेसोलेशन, व्हेन मैन कैन नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन पॉजिटिव एक्शन, व्हेन हिज ओनली अचीवमेंट मे कंसिस्ट इन एंड्योरिंग हिज सफरिंग्स इन द राइट वे, इन सच अ पोजिशन मैन कैन स्टिल फाइंड मीनिंग इन कॉन्टेम्पलेटिंग हिज बिलवड। और सिर्फ लव ही नहीं, ब्यूटी, नेचर, आर्ट, म्यूजिक, ये सब भी मीनिंग के सोर्सेज हैं। एक खूबसूरत सनसेट, एक पावरफुल सिम्फनी, एक मूविंग पेंटिंग, ये सब हमें रिमाइंड कराते हैं कि दुनिया में अभी भी कुछ ऐसा है जो वैल्यूएबल है, जो मीनिंगफुल है, जो हमारी आत्मा को छूता है। तीसरा रास्ता, द एटीट्यूड वी टेक टुवर्ड्स अनअवॉइडेबल सफरिंग, अपरिहार्य दुख के प्रति हमारा एटीट्यूड। फ्रैंकल कहते हैं, ये शायद सबसे डिफिकल्ट लेकिन सबसे प्रोफाउंड पाथवे है। जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं जिसे हम बदल नहीं सकते, जैसे कोई टर्मिनल इलनेस, किसी प्रियजन की मौत या कोई और अनअवॉइडेबल ट्रेजेडी, तब भी हमारे पास एक चॉइस होती है। हम चुन सकते हैं कि हम उस सफरिंग को कैसे फेस करेंगे। फ्रैंकल कहते हैं, व्हेन वी आर नो लॉन्गर एबल टू चेंज अ सिचुएशन, वी आर चैलेंज्ड टू चेंज आवरसेल्व्स। और जब हम अपनी सफरिंग के बावजूद या शायद उसी सफरिंग की वजह से ग्रो करते हैं, लर्न करते हैं और एक बेहतर इंसान बनते हैं, तो वो सफरिंग मीनिंगलेस नहीं रहती, वो खुद मीनिंग का एक सोर्स बन जाती है। फ्रैंकल कहते हैं, इन सम वे सफरिंग सीजेस टू बी सफरिंग एट द मोमेंट इट फाइंड्स अ मीनिंग, सच एज द मीनिंग ऑफ अ सैक्रिफाइस। जब आप अपनी सफरिंग को एक मीनिंग दे देते हैं, ये दर्द मुझे और स्ट्रॉन्गर बना रहा है, ये एक्सपीरियंस मुझे दूसरों की मदद करने के लिए तैयार कर रहा है, ये सैक्रिफाइस मेरे परिवार के लिए है, तो वो सफरिंग सिर्फ पेन नहीं रहती, वो एक अचीवमेंट बन जाती है। दोस्तों, ये 3 रास्ते, वर्क, लव और सफरिंग के प्रति एटीट्यूड, ये फ्रैंकल के अनुसार मीनिंग के 3 गेटवे है। और हर इंसान अपनी यूनिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनमें से किसी एक या एक से ज्यादा रास्तों पर चल सकता है। फ्रैंकल का मैसेज क्लियर है, देयर इज नो सिचुएशन इन लाइफ दैट इज ट्रूली मीनिंगलेस। दोस्तों, फ्रैंकल इस चैप्टर में एक बहुत ही पावरफुल और पैराडॉक्सिकल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म। ये कॉन्सेप्ट शायद उनकी पूरी फिलॉसफी का सबसे मैच्योर,
सबसे नुआंस्ड और सबसे प्रोफाउंड एक्सप्रेशन है। आमतौर पर ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है ये मानना कि सब कुछ अच्छा होगा। ये एक चीयरफुल, होपफुल एटीट्यूड है। लेकिन ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म उससे बहुत अलग है। ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म रियलिटी को पूरी तरह एक्नॉलेज करता है। ये कहता है, हाँ जिंदगी में दुख है, हाँ जिंदगी में गिल्ट है, हाँ जिंदगी में मौत है। ये तीनों, पेन, गिल्ट एंड डेथ, जिन्हें फ्रैंकल द ट्रैजिक ट्रायड कहते हैं, जिंदगी के इनएविटेबल, इनसेपरेबल पार्ट्स हैं। इनसे बचा नहीं जा सकता, इन्हें डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म कहता है इन तीनों के बावजूद जिंदगी के प्रति एक हाँ कहना पॉसिबल है। इतना ही नहीं, इन तीनों को मीनिंग के सोर्सेज में बदलना पॉसिबल है। फ्रैंकल कहते हैं, ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म मीन्स दैट वन इज एंड रिमेन्स ऑप्टिमिस्टिक इन स्पाइट ऑफ द ट्रैजिक ट्रायड, पेन, गिल्ट एंड डेथ, which is an inseparable part of human existence. फ्रैंकल समझाते हैं कि ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म कोई नाइव, अनरियलिस्टिक, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि बस अच्छा सोचो और सब अच्छा हो जाएगा। ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म रियलिटी का सामना करता है, बिना किसी डिनायल के, बिना किसी एस्केप के, और फिर उस रियलिटी के भीतर ही मीनिंग खोजता है। फ्रैंकल ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म को 3 लेवल्स पर एक्सप्लेन करते हैं। ट्रैजिक ट्रायड के तीनों एलिमेंट्स के लिए एक लेवल। पहला लेवल, पेन को अचीवमेंट में बदलना। फ्रैंकल कहते हैं, जब आप अपनी सफरिंग को, अपनी पेन को एक मीनिंग दे देते हैं, तो वो पेन सिर्फ पेन नहीं रहती, वो एक अचीवमेंट बन जाती है। आपने उस पेन के थ्रू कुछ सीखा, कुछ बना, कुछ अचीव किया। जैसे एक एथलीट ट्रेनिंग की पेन को जीत के मीनिंग में बदल देता है, जैसे एक मदर चाइल्ड बर्थ की पेन को अपने बच्चे के मीनिंग में बदल देती है, जैसे फ्रैंकल ने कंसंट्रेशन कैंप की अनइमेजिनेबल पेन को लोगोथेरेपी के क्रिएशन में बदल दिया। दूसरा लेवल, गिल्ट को ग्रोथ में बदलना। फ्रैंकल कहते हैं, हर इंसान कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत करता है, और उस गलती की गिल्ट अगर हेल्दी तरीके से हैंडल की जाए तो वो एक पावरफुल मोटिवेशन बन सकती है, बदलने की, इंप्रूव करने की और बेहतर इंसान बनने की। गिल्ट हमें रिमाइंड कराती है कि हमने कहाँ गलती की, और ये रिमाइंडर हमें आगे बढ़ने और बेहतर करने की प्रेरणा दे सकती है। फ्रैंकल कहते हैं, गिल्ट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ पॉजिटिव फोर्स इफ वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर एक्शंस एंड यूज आवर मिस्टेक्स एज अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। तीसरा लेवल, डेथ को मोटिवेशन में बदलना। फ्रैंकल कहते हैं, जिंदगी की टेम्परेरी नेचर, ये फैक्ट कि हम सब एक दिन मर जाएंगे, ये पैराडॉक्सिकली जिंदगी को और ज्यादा मीनिंगफुल बना सकता है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि समय लिमिटेड है, तो आप हर पल को और ज्यादा इंटेंसली और ज्यादा रिस्पॉन्सिबली जीते हैं। आप चीजों को पोस्टपोन नहीं करते, आप कल कर लूंगा नहीं कहते, आप आज करते हैं, अभी करते हैं। फ्रैंकल कहते हैं, death itself is what makes life meaningful. If we were immortal, we could postpone everything, but because we are mortal, we must seize the moment. दोस्तों, ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म फ्रैंकल की सबसे बड़ी गिफ्ट है। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हमें जिंदगी की सबसे बुरी सच्चाइयों के बावजूद जीने की और मीनिंग से जीने की ताकत देता है। ये कोई आसान फिलॉसफी नहीं है, लेकिन ये बहुत गहरी और बहुत सच्ची है। चैप्टर 16, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी जिंदगी का मीनिंग आप खुद बनाते हैं। दोस्तों, फ्रैंकल इस चैप्टर में अपनी फिलॉसफी के सबसे सेंट्रल और सबसे एम्पावरिंग कॉन्सेप्ट पर जोर देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोगोथेरेपी का एक कोर प्रिंसिपल है जिसे फ्रैंकल बार बार दोहराते हैं, लिव एज इफ यू वर लिविंग ऑलरेडी फॉर द सेकेंड टाइम and as if you had acted the first time as wrongly as you are about to act now. ये स्टेटमेंट पहली बार पढ़ने पर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। फ्रैंकल कह रहे हैं, इमेजिन करो कि तुम अपनी जिंदगी दोबारा जी रहे हो और पहली बार तुमने बहुत सारी गलतियां की थीं, तुमने रॉन्ग चॉइसेस लिए थे, तुमने अपना टाइम वेस्ट किया था, तुमने इंपॉर्टेंट चीजों को इग्नोर किया था, तुमने अपने लव्ड वंस को निग्लेक्ट किया था। अब तुम्हें दूसरा मौका मिला है, तो इस बार तुम क्या अलग करोगे?
इस बार तुम हर पल को कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबली, कितनी ज्यादा कॉन्शियसली, कितनी ज्यादा मीनिंगफुली जियोगे। फ्रैंकल कहते हैं ये इमेजिनेशन एक्सरसाइज सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। क्योंकि सच्चाई ये है कि हमें लिटरली दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जिंदगी एक बार मिलती है और हर पल हम अपनी जिंदगी के बारे में, अपने एटीट्यूड के बारे में, अपने एक्शंस के बारे में एक चॉइस ले रहे हैं और उस चॉइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह हमारी है। फ्रैंकल कहते हैं अ ह्यूमन बीइंग इज नॉट वन थिंग अमंग अदर्स। थिंग्स डिटर्मिन ईच अदर, बट मैन इज अल्टीमेटली सेल्फ डिटर्मिनिंग। What he becomes within the limits of endowment and environment he has made out of himself. यानी हम अपनी परिस्थितियों के प्रोडक्ट्स नहीं हैं, हम अपनी चॉइसेस के प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, हमारा जेनेटिक्स, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी अपब्रिंगिंग, लेकिन इन लिमिटेशंस के भीतर हमारे पास चॉइस है और हम जो चुनते हैं वही हम बनते हैं। फ्रैंकल समझाते हैं लोगोथेरेपी पेशेंट्स को यह सिखाती है कि वो अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अपनी खुशी की, अपने मीनिंग की, अपनी चॉइसेस की। कोई थेरेपिस्ट, कोई गुरु, कोई किताब, कोई रिलीजन आपको आपका मीनिंग नहीं दे सकता। वो आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, टूल्स दे सकते हैं, लेकिन आखिर में मीनिंग को खोजना और उसे जीना ये आपका काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्रैंकल कहते हैं द मीनिंग ऑफ योर लाइफ इज नॉट समथिंग यू इन्वेंट, इट्स समथिंग यू डिस्कवर एंड इट्स यूनिक टू यू। फ्रैंकल इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और फेमस और बहुत प्रोफाउंड कोट देते हैं जो शायद उनकी पूरी फिलॉसफी का सबसे प्रिसाइज एक्सप्रेशन है। Ultimately, man should not ask what the meaning of his life is, but rather must recognize that it is he who is asked. In a word, each man is questioned by life, and he can only answer to life by being responsive for his life. To life, he can only respond by being responsible. फ्रैंकल कह रहे हैं जिंदगी से सवाल मत पूछो कि मेरी जिंदगी का मीनिंग क्या है, ये गलत क्वेश्चन है। सही क्वेश्चन ये है कि जिंदगी मुझसे क्या पूछ रही है, मेरी जिंदगी मुझसे इस पल क्या एक्सपेक्ट कर रही है, और आप अपने एक्शन से, अपने चॉइसेस से, अपने एटीट्यूड से उस सवाल का जवाब दे रहे हैं। आपकी जिंदगी आपका जवाब है। फ्रैंकल इस पॉइंट को इलस्ट्रेट करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं इमेजिन करो कि तुम एक चेस प्लेयर हो और तुम पूछते हो दुनिया का सबसे अच्छा चेस मूव क्या है। कोई ग्रैंड मास्टर भी तुम्हें इसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि कोई एक बेस्ट मूव नहीं है। हर मूव उस स्पेसिफिक सिचुएशन में, उस स्पेसिफिक गेम में, उस स्पेसिफिक अपोनेंट के खिलाफ बेस्ट होता है। ठीक वैसे ही कोई एक यूनिवर्सल मीनिंग ऑफ लाइफ नहीं है। हर पल, हर सिचुएशन हमारे सामने एक यूनिक क्वेश्चन लेकर आती है और हमारा जॉब है उस क्वेश्चन का अपना यूनिक आंसर देना। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट कि हम अपनी जिंदगी के मीनिंग के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं बहुत एम्पावरिंग भी है और बहुत इंटिमिडेटिंग भी। लेकिन फ्रैंकल कहते हैं यही वो सच्चाई है जो हमें आज़ाद करती है। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप अपनी जिंदगी के ऑथर हैं, तो आप विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकल जाते हैं। आप ब्लेम करना बंद कर देते हैं और आप अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली, रिस्पॉन्सिबली और मीनिंगफुली जीना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 17 प्रैक्टिकल लोगोथेरेपी, फ्रैंकल की विजडम को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें। दोस्तों, इस चैप्टर में फ्रैंकल लोगोथेरेपी की कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिकल टेक्निक्स शेयर करते हैं जिन्हें कोई भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई कर सकता है। ये टेक्निक्स सिर्फ थेरेपी रूम के लिए नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ में, हमारी डेली स्ट्रगल्स में बहुत यूजफुल है। पहली टेक्निक, पैराडॉक्सिकल इंटेंशन। फ्रैंकल कहते हैं बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, खासकर एंजाइटी डिसऑर्डर्स, फोबियाज और ऑब्सेसिव कंपल्सिव टेंडेंसीज इसलिए बनी रहती हैं क्योंकि पेशेंट उस प्रॉब्लम से डरता है और उस डर की वजह से वो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। ये एक विशियस साइकिल बन जाती है जिसे फ्रैंकल एंटिसिपेटरी एंजाइटी कहते हैं। आपको डर है कि कहीं आपको पब्लिक स्पीकिंग में पसीना ना आ जाए और इसी डर की वजह से आपको पसीना आ जाता है। आपको डर है कि कहीं आपकी नींद ना खुल जाए और इसी डर की वजह से आपकी नींद खुल जाती है। पैराडॉक्सिकल इंटेंशन में थेरेपिस्ट पेशेंट को कहता है जिस चीज से तुम डरते हो उसे इंटेंशनली, डिलिबरेटली करने की कोशिश करो। फ्रैंकल एक एग्जाम्पल देते हैं। एक यंग डॉक्टर था जिसे पब्लिक स्पीकिंग में बहुत पसीना आता था।
फ्रैंकल ने उससे कहा, अगली बार जब तुम स्टेज पर जाओ तो जानबूझकर जितना हो सके उतना पसीना बहाने की कोशिश करो। लोगों को दिखाओ कि तुम कितना पसीना बहा सकते हो। उस डॉक्टर ने अगली प्रेजेंटेशन में ऐसा ही किया और सरप्राइजिंगली उसे बिल्कुल पसीना नहीं आया। फ्रैंकल कहते हैं, जब पेशेंट अपने सिम्टम को इंटेंशनली प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है तो अक्सर वो सिम्टम ही गायब हो जाता है, क्योंकि अब उस सिम्टम के प्रति उसका एटीट्यूड बदल गया है। डर की जगह एक प्लेफुल चैलेंज आ गया है। दूसरी टेक्निक, डी रिफ्लेक्शन। फ्रैंकल कहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, खासकर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, इंसोम्निया और सेल्फ इमेज इश्यूज इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि व्यक्ति उस प्रॉब्लम पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा होता है। इसे फ्रैंकल हाइपर रिफ्लेक्शन कहते हैं। आप लगातार सोचते हैं, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, और ये सोच आपकी नींद को और दूर भगा देती है। आप लगातार सोचते हैं, मैं सेक्सुअली परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा, और ये सोच परफॉर्मेंस एंजाइटी क्रिएट करती है जो प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है। डी रिफ्लेक्शन में थेरेपिस्ट पेशेंट को कहता है, अपना ध्यान अपनी प्रॉब्लम से हटाकर किसी मीनिंगफुल गोल पर लगाओ। फ्रैंकल कहते हैं, जब आपका ध्यान आपकी प्रॉब्लम से हटकर किसी बड़ी मीनिंगफुल एक्सटर्नल चीज पर चला जाता है तो अक्सर वो प्रॉब्लम अपने आप बैकग्राउंड में फेड हो जाती है, क्योंकि आपकी एनर्जी अब उस प्रॉब्लम को फाइट करने में नहीं बल्कि उस मीनिंगफुल गोल को अचीव करने में लग रही है। तीसरी टेक्निक, सोक्रेटिक डायलॉग। फ्रैंकल कहते हैं, लोगोथेरेपी में थेरेपिस्ट पेशेंट को रेडीमेड आंसर्स नहीं देता, बल्कि केयरफुली क्राफ्टेड क्वेश्चंस के जरिए पेशेंट को खुद अपने आंसर्स तक पहुंचने में मदद करता है। यह सोक्रेटिक मेथड फिलोसोफर सोक्रेटिस के नाम पर पेशेंट को एम्पावर करता है और उसे अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए एनकरेज करता है। फ्रैंकल एक एग्जाम्पल देते हैं। एक पेशेंट आता है और कहता है, मेरी जिंदगी का कोई मीनिंग नहीं है। थेरेपिस्ट उसे जवाब नहीं देता कि नहीं, ऐसा मत सोचो, बल्कि वो पूछता है, आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी में क्या होता तो वो मीनिंगफुल होती? आपने पिछले हफ्ते कौन सा एक काम किया जो आपको थोड़ा सा भी मीनिंगफुल लगा? अगर आपके पास सिर्फ 1 साल और होता तो आप उसे कैसे बिताते? ये क्वेश्चंस पेशेंट को अपनी ही जिंदगी के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं और अक्सर पेशेंट खुद ही अपने मीनिंग को डिस्कवर कर लेता है। फ्रैंकल कहते हैं, द रोल ऑफ द थेरेपिस्ट इज नॉट टू गिव मीनिंग बट टू फैसिलिटेट द पेशेंट्स ओन डिस्कवरी ऑफ मीनिंग। दोस्तों, ये 3 टेक्निक्स, पैराडॉक्सिकल इंटेंशन, डी रिफ्लेक्शन और सोक्रेटिक डायलॉग, सिर्फ थेरेपी रूम के लिए नहीं है। आप खुद पर ये टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं। जब आप किसी चीज से बहुत डर रहे हो तो उसे इंटेंशनली करने की कोशिश करें। जब आप किसी प्रॉब्लम पर बहुत ज्यादा फिक्सेटेड हो जाएं तो अपना ध्यान किसी मीनिंगफुल गोल पर शिफ्ट करें। और जब आप कंफ्यूज्ड हो तो खुद से गहरे प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछें। फ्रैंकल कहते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन गाइडेड बाय द राइट क्वेश्चंस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स फॉर पर्सनल ग्रोथ। चैप्टर 18 समापन। आपकी जिंदगी का मीनिंग क्या है? दोस्तों, हम इस अद्भुत, इमोशनली ओवरवेलमिंग और डीपली ट्रांसफॉर्मेटिव सफर के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। पिछले 17 चैप्टर्स में हमने विक्टर फ्रैंकल के साथ एक ऐसी जर्नी की है जो शायद ही कोई और किताब प्रोवाइड कर सके। हमने कॉन्सेंट्रेशन कैंप के नर्क में कदम रखा और वहां हमने इंसानियत का सबसे बुरा चेहरा देखा, लेकिन साथ ही हमने इंसानी आत्मा की सबसे बड़ी ट्रायम्फ भी देखी। हमने सीखा कि जिंदगी का मीनिंग कोई एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत रियल, बहुत कॉन्क्रीट और लिटरली लाइफ सेविंग है। फ्रैंकल ने अपनी आंखों से कैंप में देखा कि जिनके पास जीने का क्यों था वो फिजिकली कमजोर होने के बावजूद किसी तरह जिंदा बच गए, और जिनके पास नहीं था वो फिजिकली स्ट्रॉन्गर होने के बावजूद मर गए। हमने 3 साइकोलॉजिकल फेजेस के बारे में सीखा, शॉक, एपैथी और लिबरेशन, और समझा कि एक्सट्रीम सफरिंग में इंसान का माइंड कैसे कोप करता है। हमने लव की, इनर लाइफ की, ब्यूटी की और ह्यूमर की, इन सब की सर्वाइवल में अद्भुत पावर को देखा। हमने सीखा कि हमारी आखिरी ह्यूमन फ्रीडम, हर सिचुएशन में अपना एटीट्यूड चुनने की फ्रीडम, कोई हमसे नहीं छीन सकता। हमने लोगोथेरेपी के कोर प्रिंसिपल्स को समझा, विल टू मीनिंग, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, नूओडायनामिक्स और 3 पाथवेज टू मीनिंग। हमने ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म के बारे में सीखा, पेन, गिल्ट और डेथ के बावजूद जिंदगी के प्रति हाँ कहने की कला। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी की गहराई को समझा कि हम अपनी जिंदगी के मीनिंग के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, और हमने प्रैक्टिकल टेक्निक सीखी, पैराडॉक्सिकल इंटेंशन, डी रिफ्लेक्शन और सोक्रेटिक डायलॉग। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, नाउ व्हाट? अब आगे क्या?
फ्रैंकल कहते हैं, लिव एज इफ यू वर लिविंग ऑलरेडी फॉर द सेकेंड टाइम एंड एज इफ यू हैड एक्टेड द फर्स्ट टाइम एज रॉन्गली एज यू आर अबाउट टू एक्ट नाउ। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये एक इनविटेशन है, एक इनविटेशन अपनी जिंदगी को आज से, अभी से और ज्यादा कॉन्शियसली, और ज्यादा रिस्पॉन्सिबली और ज्यादा मीनिंगफुली जीने का। फ्रैंकल कहते हैं, आपको अपना मीनिंग खोजने के लिए कंसंट्रेशन कैंप जाने की जरूरत नहीं है। आपकी अपनी जिंदगी में आपकी अपनी चैलेंजेस, आपकी अपनी रिलेशनशिप्स, आपकी अपनी वर्क, आपकी अपनी सफरिंग, सब कुछ मौजूद है जो आपको आपकी मीनिंग तक ले जा सकता है। बस आपको देखना सीखना होगा, आपको सुनना सीखना होगा, अपनी जिंदगी की, अपनी कॉन्शियंस की, अपने दिल की आवाज को। फ्रैंकल अपनी किताब के बिल्कुल आखिर में एक फाइनल पावरफुल मैसेज देते हैं। वो कहते हैं, द वर्ल्ड इज इन अ बैड स्टेट बट एवरीथिंग विल बिकम स्टिल वर्स अनलेस ईच ऑफ अस डज हिज बेस्ट। दुनिया की हालत खराब है और अगर हम सब इंडिविजुअली अपना बेस्ट नहीं करते तो ये और खराब होती जाएगी। फ्रैंकल की फिलॉसफी सिर्फ इंडिविजुअल हीलिंग के लिए नहीं है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी है। हर इंसान अपनी जिंदगी का मीनिंग खोजकर और उसे जीकर दुनिया को थोड़ा और बेहतर बनाता है। दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी पर हमारा ये सफर यहीं समाप्त होता है, लेकिन आपका सफर अपनी जिंदगी का मीनिंग खोजने और जीने का अभी शुरू हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सफर आपके लिए उतना ही वैल्यूएबल रहा जितना हमारे लिए इसे आप तक लाना। अगर आपको लगता है कि ये बातें आपके किसी अपने के काम आ सकती हैं, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप अभी तक स्टोरीज ऑफ जिंदगी के सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो नीचे जाकर वो लाल बटन दबा दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर लाइफ चेंजिंग किताब की समरी सबसे पहले आप तक पहुँचे। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं इस सफ़र में आपको सबसे ज़्यादा क्या छू गया और फ्रैंकल की कौन सी एक सीख आप आज से अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने वाले हैं। आखिर में विक्टर फ्रैंकल के ही शब्दों में, Everything can be taken from a man but one thing, the last of the human freedoms, to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way. He who has a why to live for can bear with almost anyhow. What is to give light must endure burning. तो दोस्तों, जलना सीखो ताकि रोशनी दे सको, अपना क्यों खोजो ताकि कोई भी कैसे तुम्हें हरा ना सके, और हर पल, हर सिचुएशन में अपनी आखिरी ह्यूमन फ्रीडम को एक्सरसाइज करो। अपनी रिस्पॉन्स, अपना एटीट्यूड और अपना मीनिंग खुद चुनो।